और जो भी सभी एक बार ठीक है, वेलकम टू ऑल ऑफ। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपने एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त कश्यप में। आ जाओ भी सभी, जुड़ जाओ एक बार अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी जो यूनिट सेकंड चल रही थी और इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था भैया हमारा बीटाट्रॉन। तो बीटाट्रॉन से आपका 7.5 मार्क्स का और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनने की इसकी प्रबल संभावनाएं रहती हैं। आ जाओ भी सभी एक बार जुड़ जाओ और जल्दी से बता दो मेरी ऑडियो वीडियो कैसी आ रही है आपको सभी को। ठीक है भाई, जल्दी से जुड़ जाओ। आ जाओ भी सभी एक बार। एक बार सभी जुड़ जाओ भाई, फिर स्टार्ट करते हैं एक बहुत अच्छा सेशन। आ जाओ भी सभी एक बार जुड़ जाओ। आ जाओ भी सभी जुड़ जुड़ जाओ जल्दी जल्दी। आ जाओ भाई सभी एक बार जल्दी से जुड़ जाओ। तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं भैया। आ जाओ जल्दी से बीटाट्रॉन के बारे में, और बीटाट्रॉन किस काम में आता है वे चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा आज। ठीक है भैया। देख लो भैया, इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट समझो। पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि जितने भी पहले हमें ये समझ में आना चाहिए भैया कि कुछ एक्सीलेटर होते हैं संसार में। एक्सीलेटर होते हैं। एक्सीलेटर का मतलब त्वरित्र बोलते हैं। अब त्वरित्र का क्या काम होता है, एक्सीलेटर का क्या काम होता है। एक्सीलेटर का काम करना होता है किसी भी चीज को मान लो सपोज करो ये पार्टिकल है और इसे एक्सीलेट कर दे और इसकी एनर्जी बढ़ जाए। मान लो पहले ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी और जैसे ही इसे गोल गोल घुमा दिया गया, इस पार्टिकल को किसी भी एक सर्कुलर पाथ में छोड़ दिया और गोल गोल घुमा दिया गया, तो इस पार्टिकल की एनर्जी बढ़ जाए। मान लो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक भी जा सकती है किसी भी पार्टिकल की एनर्जी। तो जो इस तरीके से काम कर देता है। ठीक है, आ जाओ भी सभी एक बार जुड़ जाओ, फिर आपको बताता हूँ कुछ चीजों के बारे में। आ जाओ भी सभी एक बार जल्दी से बता दो मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसी आ रही है सभी को। फिर इसका बेसिक कंसेप्ट आपको समझाता हूं मैं एक बार। ठीक है, फिर इसका बेसिक कंसेप्ट बताता हूं मैं आपको कि ये कैसे काम करेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बीटाट्रॉन। बीटाट्रॉन ये आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है भाई, बीटाट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, एक बार जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। एक बार सभी कमेंट करके बताएंगे, क्या कभी किसी ने साइक्लोट्रॉन नाम की चीज पढ़ी है? साइक्लोट्रॉन 12th क्लास में? जल्दी से बताओ, क्या साइक्लोट्रॉन पढ़ाया आपने कभी? साइक्लोट्रॉन, ठीक है, जल्दी से बताओ। नैना, गुड इवनिंग जी, आ जाओ सभी, एक बार जुड़ जाओ। अच्छा भैया एक बार जल्दी से बताओ, साइक्लोट्रॉन पढ़ा है क्या कभी किसी ने? अगर पढ़ा हो तो सभी एक बार थंब कर दो, यस लिख दो एक बार। यदि साइक्लोट्रॉन आपने पढ़ा हो पहले कभी तो एक बार सभी थंब कर दो। अच्छा मैं आपको बताऊं, आपने कुछ इस बीटाट्रॉन को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। ठीक है भैया, इसका साइक्लोट्रॉन, इसका बीटाट्रॉन का बेसिक कंसेप्ट क्या है? तो बेसिक कंसेप्ट कुछ इस तरीके से है, एक बार ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। अगर मैंने आपसे कहा, मान लो कोई भी एक पार्टिकल है, ठीक है, सपोज करो कोई भी एक पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है धीरे धीरे, वो मूव कर रहा है धीरे धीरे। अगर कोई बहुत बड़ी सी चीज आके इसमें टक्कर मार दे, इस तरीके से कोलिजन करा दे इस पार्टिकल में, तो आप कहोगे इसकी, इस पार्टिकल की स्पीड आगे ना बढ़ जाएगी? क्या हो जाएगा? इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके के, अब कोई पार्टिकल था हमारे पास में, उसकी स्पीड पहले लो थी, स्पीड कैसी थी? बहुत कम थी। लेकिन किसी और दूसरी चीज से इसमें कोलिजन करा के इसकी स्पीड कैसी कर दी हमने? हाई कर दी। इस पार्टिकल की स्पीड कैसी कर दी? हाई कर दी। तो भैया इस पार्टिकल ने क्या काम करा? इस पार्टिकल को एक्सेलेरेट करने का काम करा। ठीक है, क्या करा? इस पार्टिकल को, ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल था, ये वाला जो पार्टिकल था, इस पार्टिकल को इस वाले पार्टिकल ने एक्सेलेरेट करने का काम करा। तो हमने कह दिया कि ये भैया एक तरीके से ये वाला पार्टिकल, ये वाला जो सामने से टक्कर ऐसे लगी इसमें, तो यहाँ पे ये लीनियर एक्सेलेरेशन हुआ। कौन सा हुआ भैया? लीनियर एक्सेलेरेशन, यानी कि एक सीधी रेखा में लीनियर एक्सेलेरेशन रेखीय त्वरण हुआ यहाँ पे, रेखीय त्वरण हुआ। अब ये इसका क्या मतलब होता है? तो कि भाई हम ये बताइए, किसी भी चीज को एक्सेलेरेट क्यों कर रहे हैं, त्वरित क्यों कर रहे हैं? वो इस वजह से एक्सेलेरेट कर रहे हैं जिससे कि इस पार्टिकल की क्या है, इस पार्टिकल की एनर्जी बढ़ जावे। ठीक है, तो वो एक्सेलेरेट करने का एक तरीका ये भी हो सकता है, पार्टिकल रखा हुआ था पीछे से, कोई एक पार्टिकल आकर कोलाइड्स कर गया इस तरीके से और इसकी स्पीड बढ़ गई, तो हम कह देंगे ये लीनियर एक्सेलेरेटर हो गया। अब सपोज करो, एक तरीका ये भी हो सकता है, एक तरीका ये भी हो सकता है, मान लो ये कोई सर्कुलर, इस तरीके से कोई चीज है सर्कुलर गोल गोल घूम रही है, इसमें मैंने क्या करा, एक पार्टिकल को मतलब यहाँ पे एंटर करा दिया, और ये पार्टिकल की पहले एनर्जी लो थी, जैसे जैसे इसमें घूमता चला जाएगा ऐसे ऐसे इस पार्टिकल की एनर्जी कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो इस टाइप के एक्सेलेरेटर को बोलते हैं सर्कुलर एक्सेलेरेटर, यानी कि इस टाइप के, इस तरीके से किसी भी पार्टिकल की गोल गोल घुमा के एनर्जी बढ़ाने को क्या बोलते हैं? सर्कुलर एक्सीलेटर। तो आपने जो अब सर्कुलर एक्सीलेटर ही हमें पढ़ना अच्छे तरीके से, वृत्तीय वृत्तीय त्वरण त्वरित्री पढ़ना हमें, ठीक है, और इसमें ही हमारा बेसिक कंसेप्ट बनता है, यानी कि किसी भी इसी से जुड़ा हुआ है हमारा कौन? बीटाट्रॉन। तो भैया सर्कुलर सर्कुलर एक्सेलेरेटर का काम कौन कौन सी चीजें करती हैं, थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पे। अगर आपको कह रहा हूं मैं साइक्लोट्रॉन, तो साइक्लोट्रॉन भी किस तरीके का एक्सेलेरेटर है? आप कहोगे भैया सर्कुलर एक्सेलेरेटर है। और बीटाट्रॉन भी किस प्रकार का एक्सेलेरेटर है? आप कहोगे सर्कुलर एक्सेलेरेटर ही है यहाँ पे। ठीक है, बीटाट्रॉन भी कैसा है? सर्कुलर एक्सेलेरेटर ही है, यानी कि इसमें भी किसी भी पार्टिकल को गोल गोल घुमाकर उसकी एनर्जी बढ़ाई जाएगी। अब अंतर किस चीज का आता है? अंतर इस चीज का आता है कि भैया साइक्लोट्रॉन में अलग टाइप के पार्टिकलों को करते होंगे और बीटाट्रॉन में अलग टाइप के पार्टिकलों को इसमें एंटर कराते होंगे। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि भैया बीटाट्रॉन में किस तरीके के पार्टिकलों को एक्सीलरेट कराया जाता है, किसको एनर्जी बढ़ाई जाती है? तो मैं आपको बता दूं,
बीटा का मतलब होता है एक तरीके से इलेक्ट्रॉन, यानी कि फास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक इसी प्रकार से भैया बीटाट्रॉन में हम किसे एक्सेलेरेट करते हैं, बीटाट्रॉन में किसे एक्सेलेरेट करते हैं, आप कहोगे इलेक्ट्रॉन को। ठीक है भैया, किसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन को। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट हो गया कि भैया किसी भी पार्टिकल की पहले एनर्जी लो थी, उसमें किसी भी तरीके से मान लो आपने कोई भी एक्सेलेरेटर यूज करके उसकी एनर्जी को बढ़ा दिया, तो उसे क्या कहा, जिसने इसकी एनर्जी को बढ़ाया, एक्सेलेरेटर, त्वरित्र। तो ठीक इसी प्रकार से अगर आपने सीधी इसमें टक्कर करी तो आप कहोगे ये लीनियर एक्सेलेरेटर, और गोल गोल घुमा रहे हो किसी भी चीज को, तो इसे क्या कहोगे आप, सर्कुलर एक्सेलेरेटर। और सर्कुलर एक्सेलेरेटर के अंदर ही हमारी दो दो चीजें आती है, वैसे तो एक तीसरी भी चीज है, लेकिन जो आप पढ़ गए हो इनके बारे में बता रहा हूं मैं। तो सर्कुलर एक्सेलेरेटर होता है हमारा, एक तो साइक्लोट्रॉन होता है और एक सर्कुलर एक्सेलेरेटर बीटाट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन तो हम 12th क्लास में आ गए, ये तो हमारा सिलेबस के काम में नहीं है, लेकिन हमारा बीटाट्रॉन जो है ये है सिलेबस में, और यही तो था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन टॉपिक। जल्दी से बताओ, ये वाला कंसेप्ट आपको, बेसिक कंसेप्ट सबको समझ में आ गया? अगर सबको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया हो बीटाट्रॉन का कि भैया किस तरीके का एक्सेलेरेटर है, तो एक बार सभी यस लिख दो जल्दी से, एक बार सभी यस लिख देंगे भैया जल्दी से। फिर मैं आपको बताता हूं कि बीटाट्रॉन कैसे कैसे काम करता है, इसके बारे में पूरी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई, एक बार जल्दी से यस लिख दो अगर समझ में आ गया हो तो सभी को, कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। आपको ये बात तो बिल्कुल पक्की पता लग गई होगी कि भैया हमें पढ़ना है सर्कुलर एक्सेलेरेटर, ठीक है, और सर्कुलर एक्सेलेरेटर में हमें पढ़ना बीटाट्रॉन। जल्दी से एक बार सभी यस लिख दो भैया, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं भैया आगे। ठीक है, एक बार देखते हैं भैया, अब देखते हैं अपने बीटाट्रॉन को। बीटाट्रॉन क्या क्या करता है भैया, बीटाट्रॉन। ठीक है भैया, लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला आपका, बहुत महत्वपूर्ण है वो, बीटाट्रॉन। थोड़ा ध्यान से समझ के चलियो। अगर आपसे कोई पूछे भैया बीटाट्रॉन से किस तरीके के पार्टिकलों को एक्सेलेरेट करा जाता है, त्वरित किया जाता है, तो आपको बताना इलेक्ट्रॉनों को। इलेक्ट्रॉनों को एक्सेलेरेटेड करने के लिए कैसे प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेलेरेटेड करने के लिए कैसे प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा भाई, बीटाट्रॉन का। किसका प्रयोग करा जाएगा, बीटाट्रॉन का। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछने लगे कि भैया ये बता दो बीटाट्रॉन और साइक्लोट्रॉन में क्या अंतर है, बीटाट्रॉन और साइक्लोट्रॉन में क्या अंतर है, साइक्लोट्रॉन में क्या अंतर है, तो आपको बताना कि भैया बीटाट्रॉन में, मान लो सपोज करो साइक्लोट्रॉन और बीटाट्रॉन में क्या है। मान लो सपोज करो बीटाट्रॉन में आपने कोई भी एक एक वो ले ली, मान लो इस तरीके से कोई भी वो ले ली, मतलब ये कक्षाएं ले ली, ऑर्बिट ले ली, और इसमें साइक्लोट्रॉन में मान लो आपने कुछ कक्षाएं इस प्रकार की ले ली। तो साइक्लोट्रॉन में और बीटाट्रॉन में क्या अंतर आता है, थोड़ा ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर मैंने आपसे कहा कि भैया साइक्लोट्रॉन में पार्टिकल मान लो यहाँ पे है, तो ये वाला जो पार्टिकल है लगातार अपनी क्या करता रहता है, अपनी लगातार इन ऑर्बिट को चेंज करता रहता है। क्या करता रहता है, इन लगातार इन ऑर्बिट को चेंज करता रहता है। लेकिन कहने का मतलब है बीटाट्रॉन में क्या होता है, तो बीटाट्रॉन में भैया कोई भी पार्टिकल, मान लो किसी को भी आप मान लो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख रहे हो, तो इसकी एक ही ऑर्बिट रहा होगा, यानी कि स्टेबल ऑर्बिट तो किस में बना रहा होगा, स्टेबल ऑर्बिट किस में बना रहा होगा, आप कहोगे बीटाट्रॉन में। लेकिन ऑर्बिट चेंज किस में होता रहा होगा, ऑर्बिट चेंज किस में होता रहा होगा, तो आप कहोगे साइक्लोट्रॉन में। किसमें, ऑर्बिट चेंज किस में होता रहता है, साइक्लोट्रॉन में। ठीक है, तो आपको एक बात तो पक्की पता लग गई होगी, कौन सी बात, कि भैया बीटाट्रॉन में जो है स्टेबल ऑर्बिट होता है, यानी कि एक बार इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डाल दिया या कोई पार्टिकल डाल दिया तो वो एक ही ऑर्बिट पे मूव करता रहेगा, एक ही कक्षा पे मूव करता रहेगा। तो इसकी स्थायी कक्षा होती है, इस केस में क्या होता है, इस केस में स्थायी कक्षा। लेकिन इस वाले
अगर साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, अस्थायी कक्षा। कैसी होती है, अस्थायी कक्षा। जल्दी से बताओ सभी एक बार थंब करके, क्या आप सभी को ये वाली बात पता लगी? अगर ये वाली सारी बात पता लगी हो तो थंब कर दो भैया एक बार। ठीक है, तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलेटेड करने का काम किसका है भैया, बीटाट्रॉन का। और एक्सेलेटेड करने से क्या होता है, एक्सेलेटेड करने से क्या होता है, हाई एनर्जी तक एक्सेलेटेड होती है कोई भी चीज, हाई एनर्जी तक एक्सेलेटेड होती है। अब हाई एनर्जी का एक्सेलेटेड का क्या मतलब है, यानी कि अधिक ऊर्जा, पहला उस इलेक्ट्रॉन की कम ऊर्जा थी, लेकिन जैसे जैसे इसने बीटाट्रॉन ने घुमाना स्टार्ट करा तो उसकी एनर्जी कैसी कर देता है, हाई। तो हम कह देंगे कि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो गया, पहले लो एनर्जी थी, अब कैसा हो गया, वो हाई हो गया। जल्दी से एक बार ये वाली चीज सभी नोट कर लेंगे भैया, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ सभी को ये वाली बात समझ में आ गई? और अगर कोई आपसे पूछने लगे भैया कि भैया बीटाट्रॉन का प्रिंसिपल क्या है, बीटाट्रॉन का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ बीटाट्रॉन, प्रिंसिपल ऑफ बीटाट्रॉन, बीटाट्रॉन किस प्रिंसिपल पर काम करता है, बीटाट्रॉन का क्या सिद्धांत है, बीटाट्रॉन का सिद्धांत। भैया बीटाट्रॉन का क्या सिद्धांत है, तो देखेंगे एक बार। तो बीटाट्रॉन का सिद्धांत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पिछले वाले लेक्चर में अच्छे तरीके से पढ़ा के आया हूं आपको। विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है यो। कौन, बीटाट्रॉन। किस पे काम करता है भैया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, मान लो सपोज करो मैं किसी भी कंडक्टर में कोई भी करंट फ्लो करा रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे ही मतलब प्रोड्यूस होगा, जैसे मैं आई दे रहा हूँ उस कंडक्टर में, अगर उसमें चेंज करता हूँ तो क्या होगा, फ्लक्स में भी चेंज होगा, और फ्लक्स में चेंज होने से क्या होगा, ई और आई जनरेट होंगे। ई को तो बोलते हैं हम इंड्यूस्ड ईएमएफ, और आई को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, और इस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको समझ में आई विद्युत चुंबक का प्रेरण किसे बताया मैंने? जल्दी से एक बार सभी ये चीजें नोट कर लेंगे, ठीक है भैया। अगर आपसे कोई पूछने लगा कि भैया बीटाट्रॉन का प्रिंसिपल किस साइंटिस्टों ने दिया था, तो डी डब्ल्यू क्रस्ट, उनका नाम क्या था, किसने दिया था यो, तो किसने सबसे पहले इसे डिस्कवर करा था, टी डब्ल्यू क्रस्ट ने, टी डब्ल्यू क्रस्ट ने। और कौन सी उसमें, कौन सी डेट में, 1941 में, ठीक है भाई। टी डब्ल्यू टी डब्ल्यू क्रस्ट, क्रस्ट, ठीक है भैया, ये साइंटिस्ट नेम था, इन्होंने डिस्कवर करा था, ठीक है भैया, ये साइंटिस्ट थे, सबसे पहले इन्होंने ही मतलब बीटाट्रॉन के बारे में बताया, ठीक है भैया। यहाँ तक बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना है, जल्दी से। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई किसी को भी दिक्कत समस्या ना है, एक बार नोट कर लो। अच्छा भैया, अब हम एक बार इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, किस प्रकार से हमें मतलब अपना ये बीटाट्रॉन बनाना है। एक बार देख लो सभी डायग्राम, एक बार सभी डायग्राम देख लो भैया, एक बार सभी इसका डायग्राम देख लेंगे एक बार, किस प्रकार का रहता है ये। थोड़ा अच्छा सा डायग्राम बनाना भैया आप, और एग्जाम में जाने के बाद में तो बड़ा बनना चाहिए डायग्राम।
ये एक टाइप की मैग्नेट है भैया। ये एक तरीके से भैया मैग्नेट है। ठीक है, कौन कौन सी, एन और एस, ये एक मैग्नेट है कुछ इस तरीके से। आप डायग्राम अच्छे से बना लियो, कोई दिक्कत समस्या ना है। ये कुछ टोरॉइड के आकार का होता है भैया। ये कैसे होता है, कुछ टोरॉइड के आकार का। ठीक है, इसमें इधरली साइड में ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हुआ, और एक ये डॉट वाला बना भैया हमारा, कुछ इस तरीके का। और इसमें यहाँ पर इस तरीके से ये कुछ टोरॉइड के आकार का इस तरीके से है भाई। ये हमारा कुछ फिलामेंट है, ये वाला इधर का जो इलेक्ट्रॉन सोर्स है, जहां से इलेक्ट्रॉन भेजा जाता है भैया, इलेक्ट्रॉन सोर्स। ठीक है भैया, ये हमारा टारगेट बना हुआ है इसके साथ में इस तरीके से। ठीक है भैया, ये लगातार इसमें ऐसे ऐसे घूम रहा है ये। ठीक है भाई, और इनका संपर्क कुछ इस प्रकार से कर देते हैं इनसे, कुछ इस प्रकार से संपर्क कर देते हैं इनका। ये आप सीधा कर लेना, कोई दिक्कत समस्या ना है इसमें। ठीक है भाई, आप सभी एक बार सीधा कर लेना इस चीज को। कुछ इस तरीके का डायग्राम दिखाई देगा भैया हमें। ठीक है, तो अब इसकी लेवलिंग कर देते हैं एक बार। ये जो हमें दिखाई दे रही है ये वाली, ये हमारी है भैया दोनों मैग्नेट, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मैग्नेट पोल पीस, पोल पीस। ठीक है भाई, तो ये सब एरिया जो है हमारा मैग्नेटिक का है, मैग्नेटिक का है भैया। ये इलेक्ट्रॉन सोर्स मैंने बता दिया था। और ये वाली जो ऑर्बिट हमें दिखाई दे रही है, इसमें घूम रहा वो इस स्टेबल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, इस स्टेबल ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये एक डी आकार की टोरॉइड टाइप की ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है। ठीक है भाई, और इसे हम क्या बोलते हैं, डोनट। क्या बोलते हैं, डोनट। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारा। जल्दी से बताओ, डायग्राम बना लोगे आप सभी जाकर, आप सभी डायग्राम बना लोगे इस तरीके से जाकर। जल्दी से बताओ भाई। ठीक है भाई, अब देखो इसमें क्या होता है। अब इस डायग्राम को एक बार समझ लेते हैं, ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कह लगूं ये हमारी दो मैग्नेट है, एक ये वाली मैग्नेट है, एक ये वाली मैग्नेट है, तो इस डोनट को, टोरॉइड के आकार को इन मैग्नेट के बीच में रखा जाता है। क्या करा जाता है, इन मैग्नेट के बीच में रखा जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो सोर्स है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाकर निकल के और इस स्टेबल ऑर्बिट में लगातार घूमता रहता है, इस स्टेबल ऑर्बिट में लगातार घूमता रहता है। और स्पेशली इसमें जो मिड का एरिया है, मान लो ये वाला जो मिड का एरिया है, या ये जो मैग्नेट है, मिड के एरिया में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करती है, मिड के एरिया में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करती है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड इस वजह से क्रिएट करना पड़ता है जिससे कि ये जो स्टेबल ऑर्बिट में घूम रहा है, लगातार स्टेबल ऑर्बिट में ही घूमता रहे हो। इस वजह से बीच में कैसे रखते हैं, इसके बीच में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं भैया, यानी कि स्ट्रॉन्ग चुंबक रखते हैं। ठीक है, बीच के एरिया में। और लगातार इसकी एनर्जी को लगातार लगातार ये ऐसा ऐसा घूमता रहता है और इसे एक्सेलेट करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ते रहते हैं इसमें। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन सोर्स है, यहाँ से ये फिलामेंट लगा हुआ है इसके साइड में, और स्टेबल ऑर्बिट में ऐसा घूमता रहता है। और ये स्टेबल ऑर्बिट जो है, डोनट जो है, इसे हम इसके इन इन पोल के ऊपर या बीच में इस तरीके से सेट करते हैं जिससे कि मिड में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट रहे। अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस वजह से क्रिएट रखते हैं क्योंकि जो स्थायी कक्षा जो बनाए हुए रखता है स्टेबल ऑर्बिट बीच में, इस वजह से जिसके बीच में ज्यादा इफेक्ट रहे, लगातार बीच में ही घूमता रहे। जल्दी से बताओ, डायग्राम आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से? कर आओगे भैया एग्जाम में जाकर? जल्दी से बताओ, क्या आप कर आओगे? जल्दी से बताओ भाई। अब हम देखते हैं इसका डेरिवेशन कंसेप्ट देखते हैं भैया एक बार। ये तो इसका डायग्राम हो गया भैया, ठीक है। इसका डेरिवेशन कंसेप्ट देखते हैं एक बार हम, ठीक है। डेरिवेशन कंसेप्ट एक बार मुझे जल्दी से ये बताओ भैया, अभी ये किस प्रिंसिपल पे बताया था मैंने आपको, एक बार कमेंट करके बताओ कि हमारा बीटाट्रॉन किस प्रिंसिपल पे काम करता है। जल्दी से कमेंट करके आंसर आना चाहिए सभी का। जल्दी से बताओ किस प्रिंसिपल पे काम करता है। जल्दी से बताओ, सभी का कमेंट आना चाहिए, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ये न्यूमेरिकल इसका डेरिवेशन सेटअप करेंगे भैया हम, और न्यूमेरिक इसका डेरिवेशन सेटअप करने में हम क्या करते हैं, स्टेबल ऑर्बिट की कंडीशन, बीटाट्रॉन की कंडीशन प्राप्त करते हैं। जल्दी से बताओ एक बार कमेंट करके कि भैया कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है बीटाट्रॉन। जल्दी से कमेंट करके, अभी बताया था मैंने आपको। सही बताया भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बहुत गजब, एकदम लाजवाब। अब जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे लॉ क्या था। आप कहोगे भैया फैराडे लॉ तो ये था कि उसका जो ई है, फैराडे लॉ कैसे काम करता है एक बार ध्यान से समझो मेरी बात को। फैराडे लॉ में जो इसका ई हुआ है, ई इजकल टू होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी। जल्दी से बताओ, ये सभी आप फैराडे लॉ से पढ़कर आए हो या ना आए हो? जल्दी से बताओ, ये फैराडे लॉ में आपको मैंने बताया था ना, फर्स्ट लॉ होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अगर इस पे प्रिंसिपल लगाओगे तो क्या ये टर्म्स आ जाएगी? मैं आपसे कहता हूं इस टर्म्स को पहचान करने के लिए आप इस ई को जो है थोड़ी देर के लिए इसके अकॉर्डिंग, मैं मान लेता हूं मैंने कह दिया कैपिटल ई डैश, और कैपिटल ई डैश में भी अब भी यहाँ पे ईएमएफ ही बना हुआ है वो, ठीक है भैया। मैं थोड़ी देर के लिए लेट कर लेता हूँ यहाँ से। अच्छा, मेरी टर्म्स बनी माइनस डी फाइव बाई डी टी, डी टी, और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देता हूँ। जल्दी से बताओ, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना है यहाँ तक? जल्दी से बताओ। और ये जो ई मैंने निकाला है, ये ऑर्बिट में क्या है भाई? ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल है, ठीक है भैया। ऑर्बिट में विद्युत वाहक बल है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अच्छा एक बात बताओ सभी, जल्दी से सभी एक बात बताओ भैया मुझे, अगर मैं आपसे कहूं, मेरे अगर मान लो एक चक्र में कोई भी ऐसा घूम रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन, मान लो एक चक्र में कोई भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उस पर कितना वर्क करना पड़, घूमने के लिए कितना वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन एक चक्र में साइकिल में इस प्रकार से घूम रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक साइकिल में इस प्रकार से घूम रहा, तो इस इलेक्ट्रॉन पे कितना वर्क करना पड़ रहा? जल्दी से बताओ। तो करत कार्य यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन पर कितना कार्य करना पड़ रहा? वर्क डन ऑन, इलेक्ट्रॉन इन फुल सर्किल, फुल सर्किल। जल्दी से बताओ, एक चक्कर में कितना कार्य करना पड़ रहा? सभी स्टूडेंट को एक बात तो जरूर से जरूर पता होगी, सभी ने एक फॉर्मूला बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रखा होगा। क्या फॉर्मूला था? जल्दी से बताओ। डब्लू का फॉर्मूला क्या था ई के फॉर्मेट में? जल्दी से बताओ मुझे। आप कहोगे मेरा एक फॉर्मूला था V इजकल टू, जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालता था, V इजकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। सभी ने वो पढ़ा होगा बहुत बेहतरीन तरीके से।
V इजकल टू W अपॉन क्यू नॉट, और V क्या था वहां पे, पोटेंशियल। क्या था भैया यहाँ पे, पोटेंशियल। और पोटेंशियल का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, पोटेंशियल का काम आपका कौन कर रहा है भैया, जल्दी से बताओ कमेंट करके, पोटेंशियल का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, जल्दी से। पोटेंशियल का काम, एनर्जी देने का काम या एनर्जी लेने का काम कौन कर रहा है, आप कहोगे ईएमएफ कर रहा है। ईएमएफ को क्या कह रखा मन ने, ई डैश कह रखा है। तो वी की जगह क्या आ जाओगा भैया, ई डैश इजकल टू डब्ल्यू ऐसा का ऐसी। आपने सभी ने पढ़ा होगा क्यू इजकल टू एन ई, क्यू इजकल टू क्या पढ़ा होगा, एन ई। और मैं कह लगू मेरा एक इलेक्ट्रॉन है तो ई डैश इजकल टू बना होगा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, माइनस के ई, क्योंकि चार्ज सही तो लेंगे तो ई डैश इजिकल टू क्या आ जाओगे यहाँ से, डब्ल्यू अपॉन माइनस के ई। और आप कहोगे इससे हमारी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई माइनस ई कैपिटल ई डैश। जल्दी से बताओ। अच्छा आप सभी, आपके मन में अब तो शंका दूर होगी होगी कि मैंने यो ई डैश क्यों लिया था। ई डैश इस वजह से लिया था क्योंकि मैं यहाँ पे ई को इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी को कोई दिक्कत समस्या तो ना है। अब जल्दी से बता दो, ये हमारा वर्क निकल के आ गया, इलेक्ट्रॉन पे काम करने वाला कितना हुआ, तो W इजकल टू निकल के आ गया माइनस ई डैश। जल्दी से बताओ किसी भी स्टूडेंट को, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना है, ठीक है। और आप अब एक काम करो, इस ई डैश की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो W इजकल टू आ जाएगा माइनस ई डैश की वैल्यू ये रही माइनस डी फाई बाई डी टी, इस तरीके से। और मेरे पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगी, माइनस से माइनस कट जाएगा, ई डी फाई बाई डी टी। जल्दी से बताओ किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना हुई, एक बार सभी थंब कर दो अगर ये वाली बात मेरी समझ में, आपकी समझ में आ गई हो मेरी, ठीक है। जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना, सभी एक बार थंब कर दो जल्दी से, सभी एक बार स्टूडेंट थंब कर देंगे जल्दी से, ठीक है भाई। सभी एक बार थंब कर दो भैया, ठीक है। तो अगर हमारे पास W की वैल्यू ये बनकर आ गई, ठीक है। अगर मैं आपसे कह लगूं थोड़ा सा और आगे बढ़े, अगर अगर मैं आपसे कह लगूं, क्या अगर इसे मैं इक्वेशन नंबर सेकंड कह दूं, इक्वेशन सेकंड। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं सपोज करो तुम्हारे से ये कह लगूं, एक मेरा वर्क का फॉर्मूला और होता है, मान लो सपोज करो कोई एक चक्कर, मान लो कोई ऐसा घूम रहा है, कोई ऐसा घूम रहा है, ठीक है। इस प्रकार से कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो भैया सरकमफ्रेंस कितनी हो जाओगी यहाँ से, सरकमफ्रेंस कितनी हो जाओगी सर्किल की, सरकमफ्रेंस कितनी हो जाओगी परिधि, जल्दी से बताओ कितनी हो जाओगी। आप कहोगे सरकमफ्रेंस, मान लो गोल गोल चक्कर लगा रहा, तो सरकमफ्रेंस हो जाओगी 2πr। अब यहां से इस तरीके से तो हमारा W का एक फॉर्मूला और क्रिएट हो जाएगा। अगर गोल गोल कोई चीज ऐसा घूम रही है तो W का एक फॉर्मूला और क्रिएट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्क इजकल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। और वर्क को तो मैंने कह दिया W और फोर्स को कह दिया F। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट सरकमफ्रेंस का ही तो हो रहा है कि ऐसा ऐसा गोल गोल घूमने का, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा, 2πr। जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना, नोट कर लो एक बार सभी। और इसे आप कह दोगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन W की वैल्यू भी यो है, इक्वेशन सेकंड से, और W की वैल्यू यो भी है, तो इक्वेशन सेकंड को और थर्ड को इक्वल लग देंगे, ठीक है भैया। क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को इक्वल लग दो, ठीक है भैया। इक्वेशन सेकंड को और थर्ड को क्या करेंगे भैया, इक्वल लग देंगे बाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। जल्दी से बताओ सेकंड इक्वेशन की वैल्यू कितनी है भैया, आप कहोगे सेकंड इक्वेशन की वैल्यू है ई डी फाई बाई डी टी इजिकल टू W की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, F मल्टीप्लाई 2πr। और जल्दी से यहाँ से F की वैल्यू निकाल दो, जल्दी से इक्वेशन यहाँ से F की वैल्यू निकाल दो। आप जब F की वैल्यू निकाल लोगे E अपॉन 2πr,
डी फाइव बाई डी टी। कितने स्टूडेंटों की ये वाली वैल्यू आ गई, जल्दी से बताओ। कितने स्टूडेंटों की इक्वेशन नंबर 4 आ गई? अगर आ गई हो तो यस लिख दो एक बार सभी, ठीक है। जल्दी से भैया यस लिख देंगे। जल्दी से एक बार यस लिख देंगे भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब, लाजवाब एकदम। आगे सभी के आगे भैया सभी की एक बार, यहां तक की अगर मैं आपसे कहूं ये तो हमारा हो गया किसी भी इलेक्ट्रॉन को घुमाने में कितना फोर्स लग रहा है यो। अब मुझे एक बात बता दो जरा, कोई भी चीज सर्कुलर पाथ पे घूमती है, कोई भी चीज यदि सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, तो हमेशा उस पर दो बैलेंस फोर्स लगेंगे। एक बैलेंस फोर्स लगेगा F इजिकल टू, आपने सुना होगा F इजिकल टू एम वी स्क्वायर। जल्दी से बताओ ये किसका फॉर्मूला, कमेंट करके। आप कहोगे जब कोई भी चीज गोल गोल घूमती है, गोल गोल घूमती है, तो यो घूमते रहने के लिए इसे एक अंदर की तरफ ना एक फोर्स लगता है। किसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम सेंट्रल पीटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि इसे बोलते हैं भैया हम अभिकेंद्र बल। क्या बोलते हैं भैया? अभिकेंद्र बल। किसी भी चीज को घूमने के लिए ये वाला बल तो लगेगा लगेगा, जो सेंटर की तरफ ना लगता है। इसे बोलते हैं, इसे रिप्रेजेंट कर, इसे मतलब इस डेरिवेशन से दिखाते हैं एफ इजिकल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये सेंट्रल पीटल फोर्स हो गया हमारा अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है भैया। अच्छा एक बात मुझे जल्दी से बता दो कि भैया एक फोर्स और लगेगा इसे बैलेंस करने के लिए। ये अगर यदि अंदर की तरफ ना लग रहा तो बाहर की तरफ ना बैलेंस फोर्स लगता है यहाँ पर, लोरेंज फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ पे? लोरेंज फोर्स। अब आपके आपके मन में एक विचार आओगा, हमें कैसे पता लगा कि यहाँ पे लोरेंज बल लगेगा? क्योंकि भैया मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड में भैया ये वाला फोर्स तो जरूर लगता है। और लोरेंज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे एफ इजिकल टू क्या होता है? क्यू वी बी। एफ इजिकल टू क्यू वी बी। आप कहोगे ये वाला जो क्यू है ये कैसा लिया जाता है? मैग्नीट्यूड में, क्यू वी बी। अच्छा एफ इजिकल टू ये क्या टर्म्स बनेगी? एफ इजिकल टू क्यू क्या होता है? क्यू बराबर एन नहीं होता, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिया जा रहा, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? माइनस के ई एक, और वी बी अगर इसका मैग्नीट्यूड हटाओगे तो एफ इजिकल टू इससे कितना होगा? ई वी बी। तो हमारी एक टर्म्स ये आ गई लोरेंज फोर्स की, लोरेंज फोर्स की एक टर्म्स ये आ गई हमारे पास, क्या? एफ इजिकल टू ई वी बी। अब इस वाले को भी और इस वाले को भी इक्वल रख दो जल्दी से, और जल्दी इक्वल रखने के बाद मुझे बताओ आपकी क्या क्या टर्म्स बन के आई है यहां से। आप कहोगे ई वी बी इजकल टू एम वी स्क्वायर आर, एम वी स्क्वायर बाई आर। जल्दी से बताओ क्या ये सभी टर्म्स आ गई आपकी? जल्दी से बताओ क्या ये सभी टर्म्स आ गई आपकी? जल्दी से, और जल्दी से एक बार थम करके बताओ क्या ये टर्म्स आ गई आपकी? आप कहोगे बिल्कुल आ गई होगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस v से ये वाला v काट दूं तो mv की वैल्यू कितनी आ जाओगी? mv की वैल्यू आप कहोगे यहाँ से आ गई ई बी आर, ये आ जाएगी। अच्छा एक चीज बताओ, अगर mv आ गया तो इसका मतलब है मोमेंटम आने के चांस बनने हैं। तो जल्दी से बताओ इलेक्ट्रॉन मोमेंटम कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का संवेग, जब मास भी है उसमें और वेलोसिटी भी है, तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं? इलेक्ट्रॉन का संवेग। संवेग से क्या होगा? फोर्स निकाल लेंगे, और उस वाले जो फोर्स की वैल्यू आओगी इक्वेशन 4 के इक्वल रख देंगे। तो मोमेंटम क्या होता है? P इजकल टू एम वी। मोमेंटम क्या होता है? P इजकल टू एम वी। जल्दी बताओ, ये टर्म्स होती है ना? होती है। अब एक बात बताओ भैया, P इजकल टू एम वी, अगर मैं P इजकल टू एम वी की वैल्यू यहाँ से रख दूं, ई बी आर आ जाएगी। तो आप कहोगे P इजकल टू क्या आ गई? ई बी आर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर हमारे पास इस P से फायदा क्या हो? इस P से भैया मैं F निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकते हो? न्यूटन के सेकंड लॉ लगा के, न्यूटन का सेकंड लॉ लगा के। अच्छा भैया जल्दी से बताओ न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है? न्यूटन का सेकंड लॉ होता है भैया हमारा
न्यूटन का सेकंड लॉ होता है F इज इक्वल टू dp बाई dt। ये होता है ना सेकंड लॉ कि मोमेंटम में जो भी चेंज हो जाओगा उसे हम फोर्स कह देंगे। ठीक है भैया, d बाई डी टी। और जल्दी से बताओ यहाँ p की वैल्यू कितनी आ रही है, ये ई बी आर। जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी। ई बी आर, ठीक है भाई। और यस है, इस टर्म्स को बाहर निकाल लो भैया। चेंज क्या हो रहा है, टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है, ना तो ई में चेंज हो रहा है ना आर में। क्यों ना चेंज हो रहा है, क्योंकि भैया आर तो हमारी स्टेबल बनी हुई है। आर तो हमारी कैसी बनी हुई है, स्टेबल बनी हुई है। और इलेक्ट्रॉन में तो चेंज हम कर ही नहीं सकते, तो किस में चेंज हो रहा होगा टाइम के साथ, टी। टाइम के साथ किस में हो रहा होगा, बी में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसका मतलब है एफ की वैल्यू यस है। बी, ये क्या टर्म्स ई और आर को तो बाहर ले लो, और डी बी बाई डी टी ऐसा का ऐसे ले लो। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई किसी भी स्टूडेंट को। और इसे कह दो इक्वेशन नंबर 5। क्या कह दो, इक्वेशन नंबर 5। अब एक काम करो, इक्वेशन 4 को और 5 को इक्वल रख दो, क्योंकि यहाँ पे भी एफ की वैल्यू आ रही थी हमारी। देखो भाई एक बार ध्यान से, यहाँ पे हमारी किसकी वैल्यू आ रही थी, एफ की वैल्यू आ रही थी ई अपॉन। तो इक्वेशन 4 और 5 को इक्वल रख दो जल्दी से। जल्दी से इक्वेशन 4 और 5 को इक्वल वो रख दो, इक्वल। बाई इक्वेशन यहाँ पे कर देता हूँ, बाई इक्वेशन 4 एंड 5। 4 एंड 5। 4 क्या है, ई अपॉन 2 पाई आर डी फाइव बाई डी टी, क्योंकि ये एफ इसके भी, और ये हमारी क्या है एफ की वैल्यू ई आर डी बी बाई डी टी। जल्दी से यहाँ से काटा फिट्टी करो और बताओ क्या टर्म्स बनी मेरी। ई से ई कट गया होगा इस प्रकार से आपका, और यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो किसकी, डी फाइव की। डी फाइव की, डी टी से डी टी कट गया होगा, तो यहाँ से डी फाइव की वैल्यू कितनी आ गई भैया, जल्दी से बताओ। आपका हो गई, इधर चला जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर टी बी। जल्दी से बताओ कितने स्टूडेंटों की ये वाली टर्म्स आ गई। जल्दी से बताओ कितने स्टूडेंटों की ये वाली टर्म्स आ गई। अगर आ गई हो तो सभी स्टूडेंट एक बार यस लिख दियो। अगर ये वाली टर्म्स आ गई हो तो सभी स्टूडेंट एक बार यस लिख दियो। ठीक है भैया। जल्दी से बताओ, क्या ये वाली टर्म्स आ गई। जल्दी से बताओ, क्या ये वाली टर्म्स आ गई। जल्दी बताओ, यस लिख दो भैया एक बार सभी। ठीक है, आगे होगी सभी की। अच्छा एक बार इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन लिमिट टर्म्स लेकर कर दो भैया एक बार। जल्दी से इसका डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर दो, सॉरी इंटीग्रेशन कर दो भैया। और इंटीग्रेशन कैसा करोगे, लिमिट करके। लिमिट भैया डी फाइव कितना चेंज हो रहा है, कितने से, आप कहोगे 0 से 5 तक जा रहा है। और डी फाइव इजकल टू, ऐसी इधरली साइड में नॉर्मल टर्म्स, इधर बी में कितना चेंज आ रहा है, क्योंकि बस लिमिट उसके अकॉर्डिंग लेनी होती है जिनके साथ डी लगा होता है। तो 0 से बी, और 2 पाई आर स्क्वायर डी बी। तो आप कहोगे यहाँ से तो ये वाली टर्म्स हमारी क्या आ गई, 5 आ गई होगी, और 2 पाई आर स्क्वायर बी आ गई होगी। तो यही जो इक्वेशन आई है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 6। यही हमारी क्या है, बीटाट्रॉन कंडीशन है। इसे क्या बोलते हैं, बीटाट्रॉन कंडीशन। क्या बोलते हैं इसे, बीटाट्रॉन कंडीशन। जल्दी से बताओ यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई। जल्दी से बताओ यहाँ तक की बात समझ में आ गई आप सभी को। फिर आगे चलते हैं। जल्दी बताओ यहाँ तक की बात समझ में आ गई सभी को।
ठीक है, अब इसकी एक बार क्या देख लेते हैं, वर्किंग और देख लेते और ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। एक बार वर्किंग देख लो, एक बार इसकी, एक बार इसकी वर्किंग देख लो भैया, ये वर्किंग कैसा काम करता है, बीटाट्रॉन वर्किंग। तो इसमें क्या होता है, बीटाट्रॉन में एक ग्राफ टाइप का बनता है वर्किंग के लिए, इस ग्राफ से आप सारी चीज समझ जाओगे बहुत बढ़िया तरीके से। ये इधर की इधर टाइम बढ़ रहा है और इधरली साइड में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है हमारा बी, ठीक है, और ये हमारा इस तरीके से ग्राफ चलता है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। अब ध्यान देना, बिल्कुल सेम टू सेम ये वाला कंसेप्ट आपका जब आपने बचपन में, अब जब आपने बचपन में क्या करा होगा, समझियो मेरी बात ध्यान से, आपने बचपन में रस्सा खेला होगा, क्या करा होगा, रस्सा खेला होगा। तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, उस रस्से के ऊपर ही इसका कंसेप्ट समझा दूंगा मैं आपको, ध्यान से देखो भाई। अगर मैं आपसे कहूं, जब बचपन में जो बच्चे होते हैं, लड़कियां ज्यादा खेलती है रस्सा, एक रस्सा इधरली साइड से पकड़ लिया एक बच्चे ने, एक रस्सा इधरली साइड से पकड़ लिया, और तीसरा बच्चा वहां पर मतलब उस रस्से में कूदने को तैयार है। तो उन्होंने ऐसे ऐसे घुमाना स्टार्ट करा, ऐसे ऐसे घुमाना स्टार्ट करा। तो भैया जैसे ही जब वो घुमाते हैं, दोनों बच्चे घुमाते हैं, और वो तीसरा वाला बच्चा इसमें एंटर करना चाहता है, तो वो कब एंटर करता है, जब रस्सा नीचे होता है, जब रस्सा नीचे होता है तब वो एंटर करता है। जल्दी से बताओ, आप सभी ने रस्सा खेला है क्या, आपको पता है ना ये वाला कंसेप्ट किस प्रकार से रस्सा चलाने वाला। जब एक बच्चा पल्ली साइड से रस्सी पकड़ लेता था, एक बच्चा इधर से, और ऐसा ऐसा घुमाते थे, और वो तीसरे वाला बच्चा उसमें जंप करता था। तो वो कब जंप करता था, जल्दी से बताओ, कब जंप करता था, जब रस्सा बिल्कुल नीचे होता था, ठीक है, कब होता था, जब रस्सा बिल्कुल नीचे होता था, मतलब लो एनर्जी। अगर तेजी से रस्सा चल रहा तो आप एंटर नहीं कर पाओगे। जब जब कब कर पाते आप एंटर, जब वो बिल्कुल आराम से उसने घुमाना स्टार्ट करा, पहला चक्कर जैसे दूसरा चक्कर घुमाना स्टार्ट करा, एनर्जी कम है, गैली आप एंटर कर जाते हो। ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो इसमें एंटर करता है, वो कब एंटर करता है, एक बार देखो, इलेक्ट्रॉन कब एंटर करता है, जब मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड यो इंजेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से क्या करता है, एंटर करता है, जब मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल जीरो पर रहता है, जब मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल जीरो पे, यहाँ जीरो का ही तो केस है भैया। कब इलेक्ट्रॉन कब एंटर करेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगा, और जब यो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक आ जाता है, यहां तक मैक्सिमम वैल्यू तक आ जाता है, और वापस आता है इस तक, जीरो तक आता है, इस बीच में पता है यो इलेक्ट्रॉन कम से कम, यो वाला जो इलेक्ट्रॉन है 1000 से भी ज्यादा चक्कर लगा लेता है, 1000 से भी ज्यादा चक्कर लगा लेता है। जब जब यो देखो, जब यो इसकी एनर्जी कम रहती है, बी की एनर्जी कम रहती है, तो इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर कर देता है, और इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर करता है तो जैसे ये घूम के वापस जीरो पे आना स्टार्ट होता है, तब तक ये वाला इलेक्ट्रॉन 1000 से ज्यादा चक्कर लगा चुका होता है, ठीक है। और क्या होता है उस केस में, एक बार तो आपको पता लग गया ये। अब क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन को वापस निकलना भी तो है, ठीक इसी प्रकार से जैसे रस्सा चल रहा है, जैसे रस्सा चल रहा है, तो कब निकलते कब है, जब वो नीचे आता तब नहीं निकलते, जब रस्सा बिल्कुल ऊपर रहता है एकदम निकल जाता है, क्योंकि उस समय पे जैसे रस्सा चलते चलते, मान लो रस्सा चलते चलते और आप थक गए, तो जब भी तो बाहर निकलोगे, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाती है और बी की एनर्जी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि तेजी से चलाना स्टार्ट कर रहे हैं वे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के चला जाओगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन देखो एंटर तो तब करेगा जब बी की वैल्यू कम हो, और बाहर कब निकलेगा, जब बी की वैल्यू सबसे ज्यादा हो। यहां से इस केस में जब रस्सा सबसे ऊपर चला जाओगा, इलेक्ट्रॉन तब क्या करेगा, यहां से निकल कर बाहर चला जाओगा। तो ये इसका पूरा कंसेप्ट था। जल्दी से बताओ, आप सभी को ये कंसेप्ट समझ में आया, जल्दी से बताओ, ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन कब एंटर करता है, जब बी की वैल्यू बहुत कम रहती है, और जब ये दोबारा से एक चक्कर पूरा करने के बाद वापस आता है, जब तक तो ये इलेक्ट्रॉन 1000 से ज्यादा चक्कर लगा चुका होता है, और जब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होने वाली होती है, तो तब ये क्या काम करता है,
जब ये बी की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होती है तब इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल जाता है। इसी तरीके से इसकी जो बीटाट्रॉन की जो ऑर्बिट है वो स्टेबल बनी रहती है। ठीक है, जल्दी से बताओ आप सभी को ये कंसेप्ट कैसा लगा, समझ में आ गया सभी को? जल्दी से बताओ, एक बार थंब कर दो, जल्दी से एक बार सभी थंब कर दो। और यहाँ पे आपका बीटाट्रॉन खत्म हो जाता है। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ, ये वाली बात समझ में आ गई सभी को? जल्दी से बताओ, ये वाली बात आपको समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, चलें आगे, अगला टॉपिक कर रहे हैं भैया। जल्दी बताओ, अगला टॉपिक कर रहे हैं भैया। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है भैया हमारा, अगला टॉपिक है एम्पियर, एम्पियर सर्किटल, एम्पियर सर्किटल लॉ इन मॉडिफाइड फॉर्म, इन मॉडिफाइड, मॉडिफाइड फॉर्म, यानी कि एम्पियर के परिपथीय नियम का संशोधित रूप। इंपॉर्टेंट है ये भी, एम्पियर के, एम्पियर के, एम्पियर के परिपथीय नियम का, परिपथीय नियम का, परिपथीय नियम का संशोधित रूप, संशोधित रूप, संशोधित रूप। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो कितने बच्चों ने नॉर्मल, पहले हम क्या करते हैं, इसका एम्पियर सर्किटल लॉ देख लेते हैं क्या होता है। एम्पियर सर्किटल लॉ कितने बच्चों को पता है, जल्दी से बताओ, यस लिखो। एम्पियर सर्किटल लॉ कितने बच्चों को पता है? यानी कि एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम कितने बच्चों को पता है? तो आप कहोगे एम्पियर का परिपथीय नियम होता है इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इजकल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई। लेकिन, लेकिन भैया यो भी चेंज हो गया था। क्या हो गया था? यो भी चेंज हो गया था। ठीक है, और किसमें, किसने इसमें डिडक्शन करा, किसने इसमें डिडक्शन करा चेंज होने में? तो भैया एक साइंटिस्ट आए थे मैक्सवेल, एक साइंटिस्ट आए थे मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने अपना एक कंसेप्ट दिया था डिस्प्लेसमेंट करंट का। किसका कंसेप्ट दिया था? डिस्प्लेसमेंट करंट का। ये अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जावा है कि भैया डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। तो अभी मैं बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, यहां से भी आपका एक छोटा क्वेश्चन बन जाता है, इंपोर्टेंट टर्म्स। ठीक है, ये भी आपका इंपोर्टेंट टर्म्स है कि भैया डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, विस्थापन धारा क्या है। और विस्थापन धारा का कंसेप्ट किसने दिया? किसने दिया? मैक्सवेल ने। अब भैया एम्पियर सर्किटल लॉ तो ये था, लेकिन इस वाले एम्पियर सर्किटल लॉ में कुछ कमियां थी, उस कमी को किसने दूर करा? मैक्सवेल ने। और मैक्सवेल ने अपना एक कंसेप्ट दिया डिस्प्लेसमेंट लॉ का, और उसने बताया कि भैया आपका ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ना, इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट और लगा दो, यानी कि यहाँ पर यो आई में कुछ टर्म्स और जोड़ दो, आई में एक टर्म्स और जोड़ दो, काम हो जाएगा। कौन सी टर्म्स जोड़ देगा? तो उसने क्या काम करा, इस वाले लॉ में, इस वाले लॉ में उसने क्या काम करा, एक करंट और जोड़ दी। क्या? इंट्रीगेशन, ये तो इधर का तो हिस्सा है ऐसी, इंट्रीगेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, बीएल वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इजिकल टू म्यू नॉट आई। अब इस वाली आई में उसने क्या काम करा, एक टर्म्स और जोड़ दी, उसे कहा मैंने आईडी। और वेयर आईडी क्या है यहाँ पे? वेयर आईडी है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट करंट यानी कि विस्थापन धारा, विस्थापन धारा है भैया। अब
और क्या करा, इस डिस्प्लेसमेंट करंट की उन्होंने कुछ वैल्यू बता दी। क्या वैल्यू बताई, उन्होंने बताया इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, तो ऐसा कैसे, इससे कोई लेना देना नहीं है, म्यू नोट से भी कोई लेना देना नहीं है, आई से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भैया आई डी की वैल्यू उन्होंने बताई एप्सल नोट डी फाई ई, डी फाई ई अपॉन डी टी, डी फाई ई अपॉन डी टी। और ये जो इक्वेशन आई है बन के, ये जो इक्वेशन आई है, इसे पता किसके नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताओ कमेंट करके बच्चों। ये जो इक्वेशन आई है आपकी, ये जो इक्वेशन आई है आपकी, यही पता क्या है, ये जो इक्वेशन आई है आपकी, यही है हमारी एम्पियर, एम्पियर सर्किट लॉ मॉडिफाइड फॉर्म, एम्पियर लॉ इन मॉडिफाइड फॉर्म, यानी कि एम्पियर के नियम का संशोधित रूप, मॉडिफाइड फॉर्म। जब मैं आपको मैक्सवेल इक्वेशन में पूछूं कि भैया एम्पियर लॉ की मॉडिफाइड फॉर्म क्या है, तो आपको ये वाली बतानी है, ठीक है। ये वो एम्पियर के नियम का संशोधित रूप है, एम्पियर के नियम का, एम्पियर के नियम का संशोधित रूप, नियम का संशोधित रूप। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि भैया एक बात और बता दो, ये वाली जो उन्होंने वैल्यू ये रखी है, ये वाली जो वैल्यू आई है, ये आई कैसे 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 आई ये वाली वैल्यू। तो इसी का जवाब अब ये आपके माइंड में क्वेश्चन बना होगा कि आईडी की वैल्यू, आईडी की वैल्यू ये एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी कैसे आई है, बाई डी टी कैसे आई है, ये बाई डी टी कैसे आई है ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो अब इस वाली वैल्यू को मैं बताता हूं कैसा आई है, और इसे ही पता क्या कहा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या चीज है, और ये एम्पियर में कैसे इसमें फिट होकर आई होगी, और ये एम्पियर का मॉडिफाइड फॉर्म कैसे बनी होगी, ये वाली सारी चीज आपको बताता हूं। एक बार सभी यस लिख के जल्दी से बता दो, क्या ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर किसी को कंसेप्ट ये समझ में ना आया हो तो एक बार ये लिख देंगे रिपीट, ठीक है भैया, क्या कर देंगे, ये लिख देंगे रिपीट। जल्दी से बताओ, अगर समझ में आ गया हो तो यस लिख दो भैया एक बार। एक बार यस लिख दो भैया अगर समझ में आ गया हो तो ये, ठीक है भैया। अब हम देखते हैं, देखो भाई, अब इससे हम देखते हैं कि ये आईडी की वैल्यू ये कैसा है। अच्छा एक बात बताओ मुझे जरा, एक बात बताओ मुझे जरा कि भैया, एक बात बताओ, कोई टर्म्स किसी भी टर्म्स में कब ऐड होती है, कोई टर्म्स किसी भी टर्म्स में कब ऐड होती है, जल्दी से बताओ भाई। अगर मैं कह रहा हूं भैया मीटर में आप किलोग्राम जोड़ दो, क्या आप कर दोगे ऐड, नहीं कर सकते। मैं कह लगा मीटर में से आप किलोग्राम सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आप नहीं कर सकते। भैया क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भैया जो टर्म्स जिसमें है वो उसी में होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया भी था, डायमेंशन का एक केस भी है कि भैया किसी भी चीज में कोई टर्म्स जब ये जुड़ती या घटती है जब वो इसके इक्वल होती है। क्या ये वाली बात आपको पता है सभी को, डायमेंशन के केस में कि कोई भी टर्म्स उसमें जब जुड़ती या घटती है जब वो इसके इक्वल होती है, जल्दी से बताओ, ये वाली बात आपको पता है सभी को। तो मुझे क्या दिखाना है कि किसी भी तरीके से यदि मैं i प्लस आई इजकल टू आई डी दिखा दूं यहाँ पे, तो मेरा ये वाली टर्म्स बिल्कुल क्लियर आ जाएगी, ठीक है। चलो
मैं अब क्या काम करता हूँ, आई को आईडी के इक्वल रखता हूँ, ठीक है। फिर वो वाला केस बताता हूँ कि कैसा ऐसा सोचा गया होगा अगर मैं अपने स्टेप में क्या करूंगा, आई को आईडी के इक्वल दिखा दूंगा, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों करा गया होगा, देखो भाई एक बार ध्यान से, अगर मैं आपसे कह लगू, अगर मैं अपने अपने इक्वेशन में ये वाला केस दिखा दूं कि किसी ना किसी तरीके से आई को आईडी के इक्वल दिखा दूं, तो आप कहोगे कि मेरा ये वाला बात बिल्कुल क्लियर हो जाओगे। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, आई निकाल लेता हूँ, और फिर आईडी की जो ये वैल्यू मैंने इसमें ऐड करी है, इस वैल्यू को लेकर चलता हूँ, अगर ये वाली वैल्यू मेरी सेम आ गई तो काम हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई एक बार ध्यान से, अगर मैं आपसे कह लगूं, अगर मैं आपसे कह लगूं भैया मैं आपको इतने सारे फॉर्मूले पढ़ा कर आया हूं, तो उन सभी फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला ये भी था, E इजकल टू क्यू अपॉन एप्सल नॉट ए। जल्दी से बताओ क्या ये सभी ना फॉर्मूला पढ़ा था बहुत अच्छे तरीके से, जल्दी से बताओ ये वाला फॉर्मूला था, और कहां पर आया था ये फॉर्मूला, जब मैंने क्यू अपॉन ए की वैल्यू सिग्मा भी रखी थी, याद है सभी को, कैपेसिटर की प्लेट में आया था ये वाला, जल्दी से बताओ, कैपेसिटर की प्लेट में ये आया था ना फॉर्मूला, जल्दी से बताओ क्या आपको याद है सभी को, अगर याद हो एक बार सभी थंब कर दो। ये वाला फॉर्मूला आया था जब बनना है इसका, ई का एक फॉर्मेट और बनाया था, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सल नोट, ये टर्म्स बनाई थी, याद करो एक बार जल्दी से। यानी कि कैपेसिटर के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालना था, याद करो, ये कैपेसिटर था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ठीक है। इस तरीके से आया था, ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सल नोट है। जल्दी से एक बार सभी थप करके बताओ, मैं एक बार देखता हूँ कौन कौन लाइव जुड़ा हुआ है, जल्दी से सभी को आंसर देने अनिवार्य है भाई। क्या ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, जल्दी से आ जाओ, और जल्दी से आप इसका एक बार क्या करो, डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू टी। अगर मैं क्या लगू, डी ई बाई डी टी आया, डी टी आया इजिकल टू, जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1 अपॉन एप्सल नोट ए, और टी के साथ बस एक ही टर्म्स बदलती है, वो है हमारे चार्ज वाली टर्म्स, ठीक है। और जल्दी से बताओ डी क्यू बाई डी टी क्या बन गया, आप कहोगे ये वाली टर्म्स मेरी बन गई होगी, ये वाली मेरी टर्म्स बन गई होगी क्या, आई बन गया ना, बन गया, ये वाली टर्म्स क्या होती है, आई होती है, ये वाली टर्म्स क्या होती है, आई होती है। और जल्दी से यहाँ से आई की वैल्यू बताओ कितनी बनी, यस सर जल्दी से बताओ आई की वैल्यू कितनी आई आपकी, आई की वैल्यू बताओ कितनी आई, आई आपका आ गया होगा, आई इजकल टू एप्सल नोट ए, एप्सल नोट ए डी ई बाई डी टी, डी ई बाई डी टी, ये वाली टर्म्स, ठीक है। ये वाली, चलो अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली टर्म्स किसकी आती थी, ये वाली टर्म्स तो मुझे पता डिस्प्लेसमेंट करंट की आती थी, वी नो डैट, वी नो डैट आईडी की वैल्यू भी कितनी होती थी, आईडी की वैल्यू भी होती थी एप्सल नोट ए डी ई बाई डी टी, क्या ये टर्म्स आती थी हमारी, जल्दी से बताओ, ऊपर अभी लिख के तो आया था मैं, देखो एक बार ऊपर लिख के आया था क्या, एप्सल नोट डी फाइव बाई डी टी। अब आपके मन में आओगा ए कहां पे चला गया, अब देखो एक बार ध्यान से, यहाँ तक का एक बार नोट करो जल्दी से, और बताओ मुझे यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी, आईडी की वैल्यू ऊपर देखो एक बार कितनी थी, अच्छा आईडी की वैल्यू यहाँ 5 आ रहा है, देखो एक बार चेक करके, तो अभी देखते हैं भाई आईडी की वैल्यू में, यहाँ सॉरी भाई, ये यहाँ पे जो आ रहा है हमारा टर्म्स, ये आ रहा है हमारा 5, ये आ रहा है। तो अब अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू निकल के आ गई हो, आई की वैल्यू निकल के आ गई, और अगर मैं आपसे कहने लगूं आईडी की वैल्यू ये होती है, तो इस आई की वैल्यू से आप क्या करोगे, आप एक काम करो, पहले ये वाली टर्म्स को अभी थोड़ी देर बाद लिखेंगे, पहले आप आई की टर्म्स को सॉल्व कर लो, इसके जैसे अभी लिख दूंगा मैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी। अच्छा एक बात बताओ, 5 बराबर, सभी को पता होगा 5 ई बराबर ई ए ओ है, जल्दी से बताओ क्या ये वाला फॉर्मूला सभी ने पढ़ रखा है,
जल्दी से बताओ, क्या सभी ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है भैया? जल्दी से बताओ, सभी ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, पढ़ रखा है? जल्दी से। और यदि मैं क्या काम करूं यहां से, आईडी की वैल्यू रखूं, अब देखो अपनी आईडी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, आईडी की वैल्यू थी भैया, कितनी टर्म्स थी ऊपर एक बार देख लो, एप्सल नोट डी फाई ई था, dt था। तो यदि यहां से फाई बराबर ई ए है, अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दो टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या मेरी ये वाली टर्म्स ये ना बन जाएगी? जल्दी से बताओ भाई, अगर मैं ये वाला इस वाली टर्म्स का क्या करूं, डिफरेंशिएशन कर दूं, अगर चलो इस वाली टर्म्स को इसके अकॉर्डिंग रख देता हूं, आई डी इजकल टू एप्सिलॉन नॉट डी, ये फाई ई की वैल्यू रख दो यहाँ पे, कितनी ई ए अपॉन डी टी, और आप कहोगे आई डी इजकल टू क्या था हमारे पास, ए बाहर निकाल लो, एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी। अब देखो जरा सोच के, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, आई डी की, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, आई की। क्या ये दोनों टर्म्स आपस में सेम ना आ रही? जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या ये दोनों टर्म्स सेम आ रही है ना, आ रही है? जल्दी से बताओ, क्या ये दोनों टर्म्स सेम आ रही है या ना आ रही है? जल्दी से बताओ, क्या ये वाली टर्म सेम आ रही है ना, आ रही है? मुझे क्या दिखाना था, ये दोनों टर्म्स को सेम ही तो करके दिखाना था। क्या दिखाना था, देखो मुझे बताना था कि भाई एक बात देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कह लगूं मेरा एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था, पहले ध्यान समझो, पूरा कंसेप्ट एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, पूरा कंसेप्ट एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। भैया मेरा सबसे शुरुआत में एम्पियर सर्किटल लॉ ये था कि इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इजिकल टू म्यू नॉट आई, ठीक है, ये था। एक बार इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये था भैया हमारा, ठीक है। देखो ये था, मुझे बताना था एम्पियर सर्किटल लॉ इन मॉडिफाइड फॉर्म क्या थी। तो भैया एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इजिकल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। अब एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा भैया आई आई तो होती है आपकी, एक डिस्प्लेसमेंट करंट भी और होती है। अब वो वाली डिस्प्लेसमेंट करंट आई में आप एक काम करो, एक चेंज और कर लो, क्या चेंज कर लो, आई में आप आईडी और जोड़ दो, तो आपका ये वाला नियम बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है जी, हमने उसकी बात मान ली, उसने बताया आईडी की वैल्यू ये होती है। अच्छा वो कह लगा जैसे आईडी आईडी होता है इसी प्रकार से आई भी होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जितनी वैल्यू आईडी की होगी उतनी वैल्यू आई की होगी, बिल्कुल हम ये वाली बात को देखना चाहते थे किस प्रकार से होगी। तो मैंने आईडी की वैल्यू ये जो इसने बताई थी वो वाली लिख दी यहाँ पे, तो ये वाली जो फॉर्मेट आ गया हमारा। अगर कोई आपसे पूछने लगेगा कि भैया एम्पियर का मॉडिफाइड फॉर्मेट क्या है, तो ये बताना आपको, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इजिकल टू म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। और ये आईडी को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखते हैं कि भैया एम्पियर का जो ये मॉडिफाइड फॉर्मेट है, ये आईडी की वैल्यू जो हमारे पास आई है, ये आईडी की वैल्यू जो हमारे पास आई है, ये कैसा आई है, मतलब ये ही क्यों, तो यानी कि यो आईडी की वैल्यू आई के इक्वल होगी, तो मैं आई की वैल्यू निकाल लूंगा। एक बार मैंने इसकी आई की वैल्यू को निकालने के लिए क्या काम करा, आई की वैल्यू निकालने के लिए क्या काम करा, सबसे पहला मुझे क्या दिखाना था, मुझे ये दिखाना था कि आई जो है वो आईडी के इक्वल है या ना है। अगर ऐसा हुआ तो काम हो जाएगा मेरा। तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला मुझे पता था, ई इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए हुआ है, मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया टी के रेस्पेक्ट में, और यहाँ से वैल्यू निकाल ली आई की, आपकी वैल्यू ये आ गई। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत समस्या ना। हमें एक टर्म्स और पता रहा है, फाई ई इजकल टू होता है ई ए, ठीक है। और मैंने क्या काम करा, जो मेरी जो डिस्प्लेसमेंट करंट थी ऊपर जो आई थी, उसमें जहां डी फाई ई रखा था वहां पे ई ए रख दिया, और रखने के बाद जो मेरी टर्म्स आई, ये जो आई डी की वैल्यू आई है और ये वाली जो आई की वैल्यू आई थी, ये दोनों कैसी आ गई, सेम आ गई। इसका मतलब है आई जो है आई डी के इक्वल रहा होगा। जल्दी से बताओ, आई जो है आई डी के इक्वल रहा होगा? जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है?
अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, भैया ये डिस्प्लेसमेंट करंट होती क्या है, हमें यदि ये डिफाइन करनी होगी तो हम कैसे दिखाएंगे। तो भैया एक बार डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट लिख लो, अलग से भी आपका ये टर्म्स पूछी जा सकती है। ठीक है भैया, डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। आप सभी जैसे आपका ये तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन जैसा आपका नोट्स में मैंने बता रखा है उस प्रकार से आपको एग्जाम में लिख कर आना है। ठीक है, वो बताया है मैक्सवेल ने, क्या बताया था मैक्सवेल ने मैक्सवेल ने मैक्सवेल ने यह बताया कि यह परिकल्पना यह परिकल्पना की 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 ना केवल ना केवल चालन धारा ना केवल चालन धारा में, या चालक धारा कह दो, चालक धारा में चालक में चालक में प्रवाहित चालक में प्रवाहित धारा ही चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। बल्कि बल्कि निर्वात निर्वात या परावैद्युत परावैद्युत में परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अतः अतः परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र एक वैद्युत धारा के तुल्य होता है, धारा के तुल्य होता है, जो कि तब तक प्रवाहित तो कि जब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक कि विद्युत क्षेत्र परिवर्तित होता रहता है, तुल्य होता है, जो कि तब तक परिवर्तित होता रहता है तथा उसी प्रकार का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है करती है। जैसा कि जिस प्रकार का साधारण चालक धारा करती है, विस्थापन धारा कहलाती है। अब इस बारे जो ये मैंने लिखा है एक बार समझ लो, धारा कहलाती है।
एक बार इस कंसेप्ट को ध्यानपूर्वक समझ लो, ये कैसे बता रहा हूं मैं आपको। देखो भाई एक बार ध्यान से, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट करंट किस प्रकार से देखो काम करेगा ये। अगर मैंने आपसे कहा, अगर भैया मैंने कहा आपसे, देखो उसने क्या कहा, मैक्सवेल ने प्रिडिक्शन करी ना केवल चालक, मान लो सपोज करो ये कोई हमारे पास कंडक्टर है, क्या है भैया, ये कंडक्टर है यानी कि चालक है, और इसमें कोई करंट फ्लो कराई मन ने, मान लो करंट फ्लो कराई आई, ठीक है भैया, आई करंट फ्लो कराई, ठीक है, और इसने क्या करा, इसने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लिया, ठीक है भैया, इसने इस कंडक्टर के चारों तरफ क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब क्या कह रहा वो, बल्कि निर्वात या परावैद्युत में, मान लो कोई वैक्यूम है, मान लो आप अब की बार कंडक्टर भी ना लिया, मान लो ये प्लेट है, मान लो ये कैपेसिटर की प्लेट है और ये वैक्यूम है बीच में, और ये भी क्या करता है, बल्कि निर्वात या परावैद्युत में परिवर्ती। अब सपोज करो मैं इसमें करंट दे रहा हूं, मान लो सपोज करो मैं इसमें करंट दे रहा हूं आई, और इस आई में चेंज करता हुआ जा रहा हूं, पहले 2 एम्पियर की दी थी, अब क्या कर रहा हूं मैं 3 एम्पियर की दे रहा हूं, तो ये भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, क्या करेगा वो, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। यानी कि जो जो काम ये वाली आई कर रही है, वही काम किस में हो रहा है, नॉर्मल, मान लो यो काम तो तब हो रहा था जब मैं आई कंडक्टर में दे रहा था, और यो वाला काम कब हो रहा, यानी कि आई देने से मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो रहा किसमें, वैक्यूम में। तो यहाँ वाले जो करंट को, जो ये करंट हो रहा है ना, चेंज जो हो रहा है करंट, इससे तो मैंने कह दिया, इस वाली करंट को तो कह दिया आईडी, और इसे क्या कहा, आई। जो काम सेम टू सेम ये वाली आई करती है, वही काम सेम टू सेम आईडी करता है, तो इसका मतलब है ये क्या है, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट करंट है। जल्दी बताओ, समझ में आ गया, ठीक है। पहली लाइन पढ़ो, मैक्सवेल ने परिकल्पना की, प्रिडिक्शन करी भाई मैक्सवेल ने, कि ना केवल चालक में प्रवाहित धाराई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ना केवल कंडक्टर में ही करंट प्रोड्यूस करने पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, एक चीज से और होता है, किस चीज से, किस चीज से, मान लो कोई भी हमारे पास कोई भी एक कैसा वैक्यूम या हमारा डाइलेक्ट्रिक है, इसमें आप करंट फ्लो करते हो, और करंट फ्लो कराते वक्त आपने इस करंट में चेंज करते हुए जा रहे हो, आपने पहले मैंने 2 एम्पियर की दी, अब क्या 3 एम्पियर की दी, इन करंट में चेंज होने से यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें बी में भी क्या हो रहा है, बी में भी बी क्रिएट हो रहा है, मान लो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाली जो करंट है, इस वाली करंट को तो मैंने कह दिया आईडी, और इस वाली करंट को कह दिया मैंने आई, तो यो बिल्कुल सेम टू सेम आई आईडी के इक्वल हो जाती है, आई जो है वो आईडी के इक्वल हो जाती है। यही क्या है हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट। जल्दी से बताओ समझ में आया, या फिर इंग्लिश की लैंग्वेज लिख के बताऊं, जल्दी से बताओ समझ में आया या इंग्लिश की लैंग्वेज लिख के बताऊं। जल्दी बताओ भाई। क्या इंग्लिश की लैंग्वेज लिख के बताऊं डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन, जल्दी से बताओ भाई। बताओ भाई जल्दी से। चलो एक बार मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट की लैंग्वेज और लिख लो, चलो कोई बात ना, आप लिख लो एक बार मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट की, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है। चलो लिख लो सभी एक बार जल्दी से, फिर इसके बाद मैक्सवेल इक्वेशन करवाता हूं। मैक्सवेल पोस्टुलेटेड दैट, पोस्टुलेटेड दैट, पोस्टुलेटेड दैट इट इज, इट इज नॉट, it is not only the current, not only the current, not only the current in a conductor, in a conductor, conductor that produce, that produce, that produce a magnetic field, a magnetic field,
magnetic field, but a changing but a changing but a changing electric field, changing electric field in vacuum, in vacuum or in a dielectric, or in a dielectric also produce also produce also produce a magnetic field, magnetic field, ठीक है भाई। thus a changing thus a changing electric field thus a changing electric changing electric changing thus a changing electric field is equivalent equivalent to a current which flow as long as the electric field as the electric field is changing and produce the same magnetic field as an ordinary conduction current this is known as displacement law, displacement current जल्दी बताओ, यहां तक तो कोई दिक्कत समस्या ना। देखो एक बार क्या बताया मैंने, दोबारा से एक बार जो ये लैंग्वेज लिखी है क्या मतलब है। मैक्सवेल ने बताया कि भैया अगर जो हम कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं वही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन एक चीज और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, क्या? यदि किसी भी वैक्यूम में या फिर किसी भी डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, तो उस केस में भी हमारा क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। और इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चेंज ला रहे हैं, यो वाला चेंज बिल्कुल सेम टू सेम उसके इक्वल रहेगा जो हम नॉर्मल करंट फ्लो करा रहे हैं। और इस वाले उसको बोलते हैं सेम, बिल्कुल जैसा जो वो करंट नॉर्मली जो वैक्यूम में करंट फ्लो हो रही है उसे कह दिया मैंने आई, और जो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है उसे कह दिया आई। वो दोनों आपस में कैसी रहेंगी, इक्वल रहेंगे। अब ये वाला जो आई थी, आई को बोल दिया मैंने क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना डिस्प्लेसमेंट करंट को समझने में, जल्दी बताओ भैया। एक बार सभी थंब कर दो, एक बार सभी थंब कर दो। और अब देखते हैं हम मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है भैया, अब देखते हैं, एक बार सभी थंब कर दो, फिर देखते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। एक बार सभी थंब कर दो। अब देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भैया हमारा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है भैया, या तक नोट करेंगे एक बार सभी।
हाँ भाई आ जाओ जल्दी से। अब देखते हैं मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है भैया, मैक्सवेल इक्वेशन ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में अलग से भी पूछ लिया जाता है मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भैया मैक्सवेल ने क्या काम करा था, मैक्सवेल ने बताया था कि चार इक्वेशन को उन्होंने एक जगह इकट्ठा करके लिख दिया था। देखो मैक्सवेल इक्वेशन क्या थी, कुछ ना करा उसने, चीटिंग करी थी भैया मैक्सवेल ने। क्या पहली वाली इक्वेशन थी, जल्दी से आप सभी बताओगे ये कौन कौन सी इक्वेशन है। मैक्सवेल की पहली इक्वेशन थी इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू थी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पहली वाली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन थी मैक्सवेल की इंटीग्रेशन b वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू 0। और तीसरी वाली इक्वेशन क्या थी भैया उसकी, इंटीग्रेशन e वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू माइनस d बाई dt। और जल्दी से बताओ चौथे वाली इक्वेशन क्या थी, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस एप्सल नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ ये वाली कौन कौन सी इक्वेशन है, जल्दी से जल्दी बताओ भैया ये कौन कौन सी इक्वेशन है। देखो पहले वाली इक्वेशन बताओ कौन सी है। मैक्सवेल ने क्या काम करा, चारों इक्वेशन को उठा के, मैक्सवेल ने क्या काम करा, चारों इक्वेशन को उठा के अपनी इक्वेशन बना दी। तो पहला लो तो आपने पढ़ रखा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ एक बार, पहला लो किसका है, नाम बताओ भाई, पहले लो का क्या नाम है। जल्दी से बताओ कमेंट करके भाई, पहले लो का नाम है भैया, जल्दी से बताओ, गोसलो, गोसलो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गोसलो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, यानी कि विद्युत स्थैतिकी में गोस का नियम, विद्युत स्थैतिकी में गोस का नियम। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। दूसरी बताओ, दूसरी इक्वेशन को क्या कहा उसने, ये किसमें है? ये है मैग्नेटाइज्म में गोस का नियम, मैग्नेटाइज्म में गोस लो, यानी कि चुंबकत्व में गोस का नियम, गोस का नियम। चलो तीसरी वाली इक्वेशन का नाम बताओ क्या है, तीसरी वाली इक्वेशन का आपको पता होगा, फैराडे लो, क्या नाम है, फैराडे लो। और चौथे वाली इक्वेशन तो अभी करके आए हम, एम्पियर, एम्पियर मॉडिफाइड फॉर्म। ठीक है, एम्पियर मॉडिफाइड फॉर्म। तो मैक्सवेल ने क्या काम करा था, चारों इक्वेशनों को उठा के एक जगह रख दिया था और अपनी इक्वेशन बता दी थी। उसने पहले वाली इक्वेशन को बता दिया था कि भैया ये इसकी पहली इक्वेशन है, कहां से चोरी कर ली थी उसने, गॉस के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। दूसरी वाली इक्वेशन कौन सी थी, मैग्नेटाइज्म में गॉस का नियम, ये मैग्नेटाइज्म में थी। और ये तीसरी वाली कहां से थी, ये फैराडे लॉ था। और चौथे वाली क्या थी, ये एम्पियर सर्किट लॉ था। इन चारों इक्वेशन को उसने क्या कर दिया था भैया, एक जगह इकट्ठा कर दिया था, तो उन्हें क्या बता दिया था, मैक्सवेल इक्वेशन। अच्छा अगर आप देख रहे होगे ये सारी जो है ये किस फॉर्मेट में, आप क्या हो गई, ये इंटीग्रेशन फॉर्मेट में, क्या है ये, इंटीग्रेशन फॉर्मेट में। और आप क्या काम करोगे एग्जाम में जाने के बाद, इनके जब आप मैक्सवेल इक्वेशन इन चारों को इस प्रकार से लिख के इनके साइड में भी इस प्रकार से लिख दोगे, और इनके बारे में जो जो इन इक्वेशन से रिलेटेड नियम है, पहले पहले उसमें गॉस लॉ दिखा दियो, फिर ऐसी इसमें मैग्नेटाइज्म में दिखा दियो, ऐसी फैराडे लॉ लिख दियो, और इसी प्रकार से एम्पियर लॉ लिख दियो। अभी ये जो हमारी गॉस मैक्सवेल इक्वेशन है ये किस फॉर्मेट में भैया, इंटीग्रल फॉर्म में। तो भैया डिफरेंशियल फॉर्म में क्या रहेंगी, तो एक बार डिफरेंशियल फॉर्म में भी देख लो, एक बार डिफरेंशियल फॉर्मेट में भी देख लो। पहली इक्वेशन क्या बन जाओगी, डाइवर्जेंस ई वेक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डाइवर्जेंस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तीसरी वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, जल्दी से बताओ भैया, कर्ल ई वेक्टर इज इक्वल टू डेल बी वेक्टर बाई डी टी।
और चौथे वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, कर्ल बी वेक्टर इजकल टू म्यू नॉट आई की जगह जे बन जाएगा करंट डेंसिटी प्लस एप्सल नॉट डी रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाई डी टी। इस प्रकार से ये वाली होगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड, ये थर्ड और ये इक्वेशन फोर। ठीक है भैया, ये सब क्या है हमारी डिफरेंशियल फॉर्म है। डिफरेंशियल फॉर्म किसकी है, मैक्सवेल की, मैक्सवेल इक्वेशन की। ठीक है भैया, आज के लिए इतने ही काफी। कल जो हमारा टॉपिक चलेगा भैया, कल हमारा टॉपिक चलेगा सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को।